स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस के द हिंदू ओवरव्यू में। आज है 25 फरवरी, दिन है मंगलवार। चलिए देख लेते हैं कि आज क्या-क्या है अखबार में। सबसे पहले पेज पर ये चीज़ है, न्यू हर्डल्स डिले तेलंगाना टनल रेस्क्यू एफर्ट। तेलंगाना के श्रीशैलम प्रोजेक्ट के पास में एक टनल कोलैप्स हो गया था, टनल बन रही थी और उसमें पानी और मलबा काफ़ी ज़्यादा घुस गया था और उसकी वजह से एक टनल कोलैप्स कर गई थी 8 मीटर के एक सेक्शन में और उसमें कई सारे लोग, कई सारे वर्कर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस फँसे हुए थे। उनको निकालने की कोशिश हो रही है लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है और जो लोग अंदर हैं उनसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाया है। अभी तक नहीं पता है कि उनकी कंडीशन कैसी है। तो ये है एक न्यूज़ तेलंगाना के टनल रेस्क्यू एफर्ट से। फिर फ्रंट पेज पर आते हैं तो एक ये न्यूज़ है, ये वर्ल्ड पेज पे भी इसकी कवरेज है। मर्ज सीक्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन जर्मनी विद द सेंटर लेफ्ट, ठीक है। जर्मनी में इलेक्शंस हुए थे और वहाँ पे अभी जो नए विनर निकल के आए हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। इसके पहले ओलाफ स्कोल्ज थे, ओलाफ स्कोल्ज और उनकी पार्टी चुनाव में हार गए हैं और अभी जो नए लीडर आए हैं, ये क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हैं। वहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं मेनली, द क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और दूसरी है द सोशल डेमोक्रेट्स। तो ओलाफ स्कोल्ज जो है वो पुराने इसके थे, सोशल डेमोक्रेट्स के और ये लेफ्टिस्ट पार्टी के थे या सेंटर लेफ्ट थे। लेकिन क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स ये फार राइट के हैं। फार राइट का मतलब वामपंथी, जैसे आप कह सकते हैं कि अ, अमेरिका में ट्रम्प है, इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट है, उसको थोड़ा-सा राइट विंग गवर्नमेंट कहा जाता है। तो अभी जर्मनी में भी ऐसे ही हैं, जैसे कि इटली में मेलोनी है, वो भी फार राइट विंग की हैं। तो ये है और इनका कहना है कि ये अमेरिका के साथ अच्छे टाइज़ चाहते हैं अंडर डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन फिर भी किसी भी किस्म की इवेंचुअलिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार हैं। तो ये था, ये वर्ल्ड पेज वाली न्यूज़ पे भी वर्ल्ड पेज पे भी इस न्यूज़ की कवरेज है। ये तो बस एक हाइलाइट होता है जो यहाँ पे डाल दिया जाता है, जैसे पेज नंबर 12 और पेज नंबर 8 दोनों पर इससे रिलेटेड न्यूज़ है। फिर जब आते हैं इन पोल बाउंड बिहार, मोदी इनिशिएट्स फंड ट्रांसफर फॉर फार्मर्स। बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, इस चीज़ की कवरेज हम लोगों ने देखी थी कुछ दिनों पहले भी, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। क्या किया है यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है? पीएम किसान योजना है जिसके तहत फार्मर्स को साल भर में 6,000 रुपए दिए जाते हैं हर 4-4 महीने पे। 6,000 टोटल होता है, 2-2 हज़ार रुपए करके 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। तो उसी की ये एक किस्त जारी की है और भागलपुर में थे, वहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये 2,000 रुपए ट्रांसफर करने का स्टार्ट किया। तो ये था पेज नंबर 1 पे 3 न्यूज़, इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि आगे भी कवर की गई है। टॉक्स विद यूएस ऑन मिनरल डील्स इन इट्स फाइनल स्टेज यूक्रेन, ठीक है? अमेरिका ने कहा था कि हमने यूक्रेन को इतने पैसे दिए और हमें उसके बदले में कुछ वापस चाहिए, हमारे पैसे वापस चाहिए। तो पैसे तो कहाँ से ही वापस करेंगे, लेकिन अमेरिका ने एक शर्त रखी है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि उनके जो कुछ मिनरल रिच इलाके हैं, उस पर हमें एक्सेस चाहिए, हमें उस पर अधिकार चाहिए। तो उसको लेकर के ज़ेलेंस्की मना कर रहे थे, लेकिन अभी ये बातें निकल के आ रही हैं कि वो जो बातें हैं, वो एडवांस स्टेज में है, वो जो डील है, टॉक है, वो चल रही है। तो अब देखते हैं ये आगे क्या होता है। बट फॉर द टाइम बिंग ये एक न्यूज़ है और इसकी कवरेज आगे भी है। तो ये था पेज 1, पेज 2 पे जब आते हैं तो ये स्टेट्स की न्यूज़ होती है। लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी मसला चल रहा है पिछले कई दिनों से तमिलनाडु में और देश के अलग-अलग हिस्सों में और कुछ छोटे-मोटे ऐसे मसले चलते रहे। लेकिन तमिलनाडु में तो ये और ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। और जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो ऐसे मुद्दे पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। तो तमिलनाडु में ये चल रहा है, इसके अलावा एक और है, अभी हम आगे देखेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र का भी एक लैंग्वेज का इश्यू है, छोटी-सी न्यूज़ है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। फिर इसी पेज पर एक ये छोटी-सी न्यूज़ है, सेक्रेड ग्रुप्स डिस्ट्रॉयड टर्न्ड इंटू टाइगर एन्क्लोजर एलिजेस सिमलीपाल ट्राइबल्स। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल एक टाइगर रिज़र्व है उड़ीसा में। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एक एरिया है, उसको एन्क्लोज़र बना दिया गया है। एक टाइगर आई थी, जीनत नाम था टाइगर का। तो जैसे होता है ना, एन्क्लोज़र का मतलब क्या होता है? जैसे ये पूरा फ़ॉरेस्ट है, तो इसके अंदर का कोई एक एरिया होगा, इसको एन्क्लोज़ कर देंगे, यहाँ पे फिर कोई नहीं रहेगा। जैसे अब ये जीनत, ये टाइगर थी, इसी के लिए एन्क्लोज़र बना दिया गया और यहाँ पे लोग रहते थे। और जो आदिवासी लोग होते हैं, वो सेक्रेड ग्रुप्स यानी कि पेड़-पौधों की, इन सब की बहुत पूजा करते हैं। वही उनके देवता होते हैं। तो इनका कंप्लेन ये था कि एक टाइगर के लिए इन्होंने हमारा जो
सदियों से हम जहाँ रहते आ रहे थे और हम जो हमारे जो ट्रेडिशंस थे उसको बायकॉट कर इग्नोर कर दिया गया। तो यही याद ध्यान रखना है सेक्रेड ग्रुप्स से में ट्राइबल्स वगैरह सेक्रेड ग्रुप्स को बहुत वैल्यू करते हैं और सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व कहाँ पे है? ओडिशा में। ये 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं है। इसके अलावा रणवीर इलाहाबादिया वाला केस तो आप पिछले काफ़ी दिनों से नोटिस कर ही रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। एक और केस ये है सुप्रीम कोर्ट क्लब्स एफआईआर अगेंस्ट सबुकु शंकर। ये सबुकु शंकर एक यूट्यूबर है और ये साउथ इंडिया के हैं शायद, तो इनके अगेंस्ट केस चल रहा था तमिलनाडु में। बहुत सारे केसेस चल रहे थे। इन्होंने भी यूट्यूब पर कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो नहीं बोलनी चाहिए, जुडिशरी के अगेंस्ट भी बोली थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि उन सारे केसेस को क्लब कर दिया। तो ये एक सबक है कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप कुछ भी बोलेंगे, आपको अपनी ज़ुबान पे लगाम रखनी चाहिए। और जब आप अपनी ज़ुबान पे लगाम नहीं रखते हैं, अपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन चीज़ों पर अ, सोचते नहीं हैं, कुछ विचार नहीं करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आते हैं। तो ये एफआईआर अगेंस्ट तबाको शंकर इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लब किया है एक जगह पे। रणवीर इलाहाबादिया का केस वो भी आगे न्यूज़ में है, उसे भी देखेंगे। फिर आते हैं पेज नंबर 3 पे, तो ये अभी हमने पेज नंबर 2 पे लैंग्वेज का मामला देखा था, या पेज नंबर 3 पे भी एक लैंग्वेज का मामला है। न्यूज़ क्या है? कर्नाटका मिनिस्टर डिनाइज़ एलिगेशंस दैट कंडक्टर अटेम्प्टेड टू मोलेस्ट माइनर। ठीक है? ये इसमें केस क्या हुआ था? देखो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों का बॉर्डर है और दोनों की इंटर स्टेट बसेस चलती हैं। जैसे यूपी है तो यूपी से बिहार में जाए बस, यूपी से दिल्ली में आए, यूपी से राजस्थान में जाए। इसी तरह से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बसेस चलती हैं, इंटर स्टेट बस। अब हुआ ये कि कर्नाटक ट्रांसपोर्ट की बस थी और वो महाराष्ट्र में आ रही थी, तो वहाँ पे जो कंडक्टर था वो ऑब्वियस सी बात है कन्नड़ा स्पीकिंग था, और जो अंदर आया तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो मराठी बोलने वाले थे। तो 2 बच्चे थे, 1 बच्ची, 1 बच्चा, 1 लड़का-लड़की, उनके पास टिकट नहीं था। तो इसी बात को लेकर के बात बढ़ गई और फिर बाद में उस कंडक्टर को पीटा-पाटा गया और फिर ये मामला मराठी और कन्नड़ा का हो गया। और ये अभी चल रहा है। फिलहाल ये ऐसी कोई नेशनल न्यूज़ नहीं है, बट जो लैंग्वेज का मामला चल रहा है, जैसे अभी हमने तमिलनाडु का देखा, उसी तरह से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भी ये चल रहा है। चलते हैं आगे। फिर अभी हम लोगों ने ये यूट्यूब वाली बात की थी यहाँ पे, सबूको शंकर की बात की थी, उसी तरह से यहाँ पेज नंबर 4 पे एक और न्यूज़ वही है। साइबर सेल रिकॉर्ड्स इलाहाबादियाज़ स्टेटमेंट, रणवीर इलाहाबादिया और इसमें आशीष चंचलानी, ये दोनों लोग मुंबई साइबर सेल के पास गए थे, साइबर विंग के पास, तो वहाँ पे इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये एक न्यूज़ है। ये रणवीर इलाहाबादिया केस से भी ये पता चलता है कि हमें थोड़ा अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। कूल दिखने के चक्कर में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये थी न्यूज़। इसके अलावा पेज नंबर 4 पे प्रोटेस्टिंग फार्मर्स इन पंजाब पुट टुडेज़ दिल्ली मार्च ऑन होल्ड। पंजाब के जो किसान हैं ये पिछले बहुत समय से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी माँगें अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। इनकी माँगें दरअसल बहुत मुश्किल है पूरी करना। ये लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी माँगते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार हर साल साल में 2 बार रिलीज़ करती है। ये चाहते हैं कि इसकी गारंटी दी जाए कि सरकार इतने पे लेगी ही लेगी। अभी क्या है कि कोई लीगल गारंटी नहीं है, सरकार लेती है, जितना भी वो परचेज़ कर पाती है वो लेती है, लेकिन लीगल गारंटी नहीं है और ये किसान लीगल गारंटी चाहते हैं, हालाँकि ये बहुत मुश्किल है। तो इसके अलावा ये फार्म लोन वेवर यानी कि कई सारे जो कर्ज़े हैं किसानों के, उनकी भी माफ़ी माँगते हैं। तो ये एक मतलब मुद्दा पहले तो काफ़ी बड़ा इश्यू बना हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये शांत है और ये थी पेज नंबर 4 पे 2 न्यूज़। इसके अलावा और भी इसमें 3-4 न्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, एक-एक लाइन में हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वेल-बीइंग ऑफ एनवायरनमेंट। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, तो वहाँ सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जो कूड़ा है, वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट, उसका सेग्रीगेशन अलग-अलग करना ज़रूरी है, ठीक है? जैसे आप भी सुनते होंगे ना, गीला कचरा, सूखा कचरा, नीले डब्बे में डालो, हरे डब्बे में डालो, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचार किया गया है। तो उसी को लेकर के ये एक मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की गई है कि जो वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन ज़रूरी है घर से ही। अगर अगर आप दोनों को मिक्स करके डाल देंगे, तो फिर दिक्कत होगी और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है कि इफ देयर इज़ नो प्रॉपर सेग्रीगेशन इवन वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स विल क्रिएट मोर पॉल्यूशन। अच्छा, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि ये जो कचरा होता है इसको लेके जाते हैं और इससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? पावर प्रोड्यूस करते हैं।
लेकिन जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, बायो प्रोडक्ट्स का मतलब है जैसे कोई सड़ी गली चीज़ है, सब्ज़ी है, खाना है या कोई ऐसी चीज़ जो डिकम्पोज़ हो जाती है, जो गल जाती है। अगर उसको आप ऐसे प्लांट में लेके जाते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में लेके जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसी में प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो वो प्लास्टिक भी उसी में प्रोसेस हो जाएगा बट उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे यही जो लाइन कही गई है कि इफ देयर इज़ नो प्रॉपर सेग्रीगेशन इवन वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्ट विल क्रिएट मोर पॉल्यूशन ये याद रखने की चीज़ है। ध्यान रखने की चीज़ है, आंसर्स में, इंटरव्यूज़ वगैरह में इसको कोट किया जा सकता है। एक लाइन की न्यूज़ ये बगल में, रिमार्केबल राइज़ इन इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज आईएलओ चीफ। आईएलओ के चीफ कौन है? आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अ, इसके डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट एफ. ह्यूगो। तो इन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024 से 26 वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इसको इन्होंने यूज़ किया कहा कि इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी है उसकी कवरेज बढ़ी है और उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है, सुधार आया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी अगर आसान शब्दों में कहें तो जैसे जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो किसी भी समाज के लोगों की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, वो उनको मिलना ख़ास तौर पे तब अगर वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो उसके लिए पे नहीं कर सकते। जैसे कि अब सोशल सिक्योरिटी में एक और चीज़ है, हेल्थ है रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, पेंशन है, बुजुर्गों के लिए जो सुविधाएँ की जाती हैं, वो सारी सोशल सिक्योरिटी का पार्ट होती हैं। तो इसमें आईएलओ चीफ का कहना है कि इंडिया ने अच्छी प्रोग्रेस की है। ये न्यूज़ एक लाइन में इसके बगल में आवर एम इज़ टू रीच डिफेंस एक्सपोर्ट्स वर्थ 50,000 करोड़ बाय 2019 सेज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं। ये एक 16th फाउंडेशन डे था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी का, आईआईटी मंडी है। मंडी एक जगह हिमाचल प्रदेश में तो आईआईटी मंडी में ये बोल रहे थे और वहाँ उन्होंने ये कहा कि हमारा गोल है कि 2019 तक 2029 तक यानी कि आज के 4 साल बाद हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस में। अभी कितना है? अभी ये 23,000 करोड़ है। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसे याद रखना है। ठीक है? तो ये हो गया पेज नंबर 4 इस पे एक और 2 न्यूज़ है। डॉक्टर्स व पॉलिटिक्स सेज ममता एस सी हाइक सैलरीज़ ठीक है? पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की सैलरी में हाइक किया गया है और ये वैसे एक लाइन की न्यूज़ है। एक लाइन में जान लेना है क्योंकि पिछले पिछले काफ़ी समय से पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। जब से वहाँ पे वो आरजी कार मेडिकल कॉलेज वाला मामला हुआ था तब से थोड़ा-सा तूल पकड़ रही थी ये चीज़। तो एक तो ये था। इसके अलावा इसी पे इंटरनेट शटडाउन्स हाईएस्ट इन 2024 ग्लोबली। जो इंटरनेट शटडाउन्स हुए 2024 में ग्लोबली सबसे ज़्यादा हुए हैं। इंडिया में कम हुए हैं लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं, ओवरऑल जो ऑर्डर्स हुए हैं कभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आते हैं लेकिन इंडिया टॉप्स गवर्नमेंट की तरफ से जब कभी इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसमें इंडिया टॉप पे है। अच्छी न्यूज़ नहीं है ये, ठीक है? हालाँकि ये इस तरह की न्यूज़ आती रहती है, हमेशा कोई ना कोई रिपोर्ट पब्लिश हो रही होती रहती है, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 7 पे फिर से वही यूएस एड का मामला, कांग्रेस और बीजेपी एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि अब ये चलता रहेगा, बहुत समय तक चलेगा, ठीक है? हाउस पैनल मेंबर्स क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का कट हुआ था दरअसल 2019 में, यानी कि आज के 5 साल पहले। जो कॉर्पोरेट टैक्स है, उसमें बहुत भयंकर तरीके से कटौती की गई थी, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस किए गए थे और ये माना जा रहा था कि ये कट करने की वजह से इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा आएगी। तो अभी जब बजट सेशन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, उसका डिस्कशन हो रहा था, तो एक कमिटी मेंबर ने पूछा कि आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस कट किए थे कॉर्पोरेट टैक्स में, उसकी वजह से 2 साल में ही 1.84 लाख करोड़ का भारत सरकार को नुकसान हुआ। तो अगर इतना नुकसान हुआ है, तो क्या उससे हमें हमारी इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ी है या ये उतनी ही है? तो ये एक इश्यू है, बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स कटा था, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, एक लाइन में जानने की चीज़ है और कुछ नहीं। स्टालिन लॉन्चेस 1000 फार्मेसीज़ टू ऑफर सब्सिडाइज्ड मेडिसिन। स्टालिन कौन? एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और इन्होंने 1000 फार्मेसीज़ लॉन्च की हैं, जहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट पे सस्ते दरों पे दवाइयाँ मिलेंगी और इसमें जो सब्सिडी मिलेगी, वो 75% तक मिलेगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, सब्सिडाइज्ड रेट पर अगर मेडिसिन वगैरह मिलती है, तो अच्छी भी चीज़ है और जब इलेक्शन आने वाले होते हैं स्टेट्स में, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाती हैं। मैंने आपको बस ओवरव्यू के लिए एक-एक लाइन में बता दिया। जैसे कि अभी यहाँ पे था डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ा दी गई है स्टेट में। उसी तरह से यहाँ पे ये
फार्मेसीज़ लॉन्च कर दी गई हैं, हालाँकि ये अच्छा इनिशिएटिव है। जो फार्मेसी है उसमें 75% तक का डिस्काउंट मिलेगा, तो एक इनिशिएटिव अच्छा है। बट ये सारी चीज़ें इलेक्शन आने वाले हैं, इसकी वजह से की जा रही हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, बस एक-एक लाइन में देख लेना है, काम खत्म। Madras High Court dismisses petition against महाशिवरात्रि celebrations at ईसा योग सेंटर। ईसा योग सेंटर कहाँ पे है? वेल्लनगिरी फुटहिल्स इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु में एक जिला है कोयम्बटूर और वहाँ पे उसकी एक एरिया है वेल्लनगिरी फुटहिल्स, वेल्लनगिरी पहाड़ियों के पास में है ईसा योग सेंटर। तो ये लोग महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन करते हैं हर साल और बहुत ही बड़ा स्केल पे करते हैं। जैसे कल महाशिवरात्रि है 26 तारीख को, तो वहाँ पे भी ईसा फाउंडेशन पे ये सेलिब्रेशन होगा। तो एक इंसान ने पिटीशन डाल दिया था, उसका कहना था कि इससे शोर होता है, पॉल्यूशन होता है, ये सारा कुछ होता है। तो अभी क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट मतलब तमिलनाडु की जो हाई कोर्ट है उसने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। तो ये एक न्यूज़ है। अब अगर आपको आवाज़ आ रही हो बाहर से, तो बाहर एक गाड़ी जा रही है और उसपे बॉर्डर मूवी का बड़ा प्यारा-सा गाना चल रहा है, संदेशे आते हैं। उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। चलिए, ये गाने-वाने तो बजते रहेंगे, हम आगे चलते हैं, नॉइज़ थोड़ा-सा दिक्कत करता है यहाँ पे बट क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं इस पे पेज नंबर 6 पे पीएम नेम्स सेलिब्रिटीज़ टू ऐड हेफ्ट टू बैटल अगेंस्ट राइजिंग ओबेसिटी। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि मन की बात करते हैं मोदी जी हर महीने, तो इसका 119th एडिशन था, 119वाँ संस्करण था। इसमें इन्होंने कई सारे फेमस लोगों को नॉमिनेट किया है एज़ एन एम्बेसडर जैसे कि इन्होंने आनंद महिंद्रा जी को किया है, नंदन निलेकनी जी को किया है, एक एक्टर है मोहनलाल जी, भोजपुरी के एक्टर हैं निरहुआ यानी राकेश यादव नाम उनका कुछ नाम है। अ, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं अमर अब्दुल्ला साहब उनको भी नॉमिनेट किया है। तो ये बस ये है ओबेसिटी के खिलाफ बैटल मोटापे के खिलाफ एक जंग के लिए एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन है जिसको स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा इमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स टू बी रिलीज्ड बाय मंथ एंड ठीक है। ये क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और अब ये डेवलप होगी। अभी तो ये एक लाइन में आई है लेकिन जब ये इसके जो टारगेट्स हैं, उनको जब रिलीज़ किया जाएगा तब ये कवरेज बार-बार होगा और इसमें है क्या? इसमें है कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है? इसमें ये किया जाएगा कि सभी कंपनीज़ कितना एमिट कर सकती हैं, कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकती हैं, उसको लेकर के एक कैप फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है? मान लेते हैं कि 2 कंपनीज़ हैं, एक है ए, एक है बी। अब ए को दे दिया गया कि 100 यूनिट कर सकती है और बी को दे दिया गया कि ये 50 यूनिट ही कर सकती है। ठीक है? या यूँ कर दें कि चलो इसको भी 100 कर दिया, ठीक है? अब ये जो कंपनी है इसका 100 के बजाय क्या हो गया 105 हो गया। लेकिन इसका 90 ही रह गया यानी कि इसके पास 10 एक्स्ट्रा क्रेडिट है, तो ये 5 क्रेडिट इसको बेच देंगे, ठीक है? ए और बी है दोनों को 100 यूनिट्स करने हैं, इसने 105 कर दिया यानी कि 5 यूनिट ज़्यादा कर दिया और इसने सिर्फ 90 ही किया यानी इसके पास 10 है, तो ये इस 10 में से 5 क्या कर सकते हैं इनको बेच सकते हैं। तो इस 5 क्रेडिट के इनको पैसे मिल जाएँगे, अब इनके पास 5 और बचे, यही 5 ये किसी और को भी बेच सकते हैं। तो ये क्या होगा कि हर कंपनी को लेकर के, हर इंडस्ट्री और हर कंपनी को लेकर के एक नॉर्म्स फिक्स कर दिए जाएँगे कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री कितना उत्सर्जन कर सकती है। अगर वो उससे ज़्यादा करती है, तो उसे कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे और जो कम करती है, वो उसके अपने कम उत्सर्जन के बदले पैसे कमा सकती है। तो ये होगा कार्बन ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क और इसके रिलेटेड जो रूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो अगले महीने तक रिलीज़ कर दिए जाएँगे। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आगे जैसे भी डेवलप होगी इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, वीकली रेस्ट फॉर पायलट्स विल बी रेज़्ड टू 48 आवर्स फ्रॉम जुलाई दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो हम पायलट्स को रेस्ट देते हैं, वो अगले साल से अगले वीक से मतलब जुलाई 1 से वीकली रेस्ट उन्हें कितना मिलता है 48 आवर्स 48 घंटे लेकिन अभी तक 36 मिलता है, लेकिन उनका कहना है कि जुलाई से इसको 48 आवर्स कर दिया जाएगा। तो ये एक इश्यू है, ये आगे वाले पेज पे भी कवर किया गया है, बस एक लाइन में ध्यान रखना है। कोटा केयर इनिशिएटिव रोल्स आउट स्टेप्स टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इन कोचिंग। अब कोटा में आपको पता है आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत से बच्चे जाते हैं, वो हब है।
और वहाँ पे हर साल 1.25 लाख स्टूडेंट यानी कि 1 करोड़ 25 लाख बच्चे जाते हैं कोटा में, नए बच्चे तैयारी करने। अब ये बच्चे 12th पास करके जाते हैं, कुछ बच्चे तो 12th भी करके नहीं जाते, उनकी एज कम होती है और समाज का प्रेशर, रिज़ल्ट का प्रेशर, ये सारी तमाम किस्म के उनके ऊपर दबाव होते हैं। बहुत से बच्चे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको। तो कोटा का जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कोचिंग सेंटर्स के साथ मिल करके और भी जो लोकल्स हैं उनके साथ मिल करके कोटा केयर इनिशिएटिव लॉन्च किया, जहाँ पे ये इन्हीं बच्चों की देख-रेख की जाएगी कि ये स्थितियाँ ना उत्पन्न हो और इनको रिड्यूस किया जाए। फिर आते हैं साइंस पेज पे। साइंस पेज पे एक ये न्यूज़ है, ये एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में, थोड़ा-सा टिप है ये, ठीक है? साइंस में 2 थ्योरीज़ हैं, एक तो जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी वो वाली है, आइंस्टीन वाली, E इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ठीक है? E इज़ इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, ये एक थ्योरी है और दूसरी है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है? ये 2 थ्योरीज़ हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है? अभी मैं इनको इनके बीच के इंटरलिंकेजेस बताता हूँ। दूसरा है कि 4 काइंड के फोर्सेस हैं, ठीक है? 4 फोर्सेस कौन से हैं? एक तो ग्रेविटी, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब 2 थ्योरीज़ कौन-सी हैं? जनरल रिलेटिविटी इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर और एक है क्वांटम मैकेनिक्स। ये हो गई 2 थ्योरी ऑफ फिजिक्स जो बहुत ही हाइली सक्सेसफुल थ्योरीज़ हैं। इसके अलावा 4 फोर्सेस की बात हो रही है। एक ग्रेविटी की, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो ग्रेविटी है, वो इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर से तो एक्सप्लेन हो जाती है। मतलब ग्रेविटी की एक्सप्लेनेशन रिलेटिविटी थ्योरी से मिल जाती है। इसी तरह से ये जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इनका एक्सप्लेनेशन हमें क्वांटम मैकेनिक्स में मिल जाता है। लेकिन ग्रेविटी का क्वांटम मैकेनिक्स से क्या रिलेशन है, इस चीज़ को अभी तक प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया जा सका है और ग्रेविटी क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स पर ठीक से लागू नहीं होती है। तो इसी पे बात हो रही है कि क्या ऐसी कोई थ्योरी हो सकती है जो इन दोनों को लिंक करे यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को इस तरह से करे कि ये सारे जो फोर्सेस हैं, इनको एक्सप्लेन किया जाए। इनकी जो नेचर है ये किस तरह से बिहेव करते हैं, इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि साइंटिस्ट विचार कर रहे हैं कि इस एरिया में अब रिसर्च किया जाना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है और अगर आपको नहीं समझ में आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये न्यूज़ थी तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है? और कुछ नहीं है इसमें, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये सब, ठीक है? फिर एक लाइन की न्यूज़ है, हाउ डज़ स्पेस ट्रैवल अफेक्ट हेल्थ ऑफ एन एस्ट्रोनॉट्स? ये किस संदर्भ में अभी सुनीता विलियम्स काफ़ी समय से वहाँ पे फँसी हुई थी स्पेस में। तो जब बहुत लंबे समय तक कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस यात्री वहाँ पे रहता है, तो उसके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अब इम्पैक्ट वही इस यहाँ पे डिस्कस डिटेल में थोड़ा-सा बताया गया है। बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हमारा जो शरीर है, वो स्पेस में रहने के लिए नहीं बना है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, स्पेस में ग्रेविटी कम होती है, माइक्रो ग्रेविटी होती है। तो इन सब चीज़ों के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, शरीर पर, दिमाग पर असर पड़ता है। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया ये थ्योरी के बारे में, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्पेस जब ट्रैवल करते हैं एस्ट्रोनॉट्स तो उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ये आर्टिकल्स लिखे गए हैं, अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स लिखे गए हैं आज, समय मिले तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। द आरटीआई इज़ नाउ द राइट टू डिनाय इन्फॉर्मेशन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ पेपर्स में खास तौर पर आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का जो अधिकार है अ, उस वो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। तो उसी से रिलेटेड ये एक आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। यहाँ से इसको पढ़ करके नोट्स ज़रूर बना लेना चाहिए। इसके अलावा जब इधर साइड में आते हैं एडिटोरियल वाला पेज ये जो है नॉट बिज़नेस एज़ यूजुअल इंडियाज़ रेपुटेशन फॉर हाई क्वालिटी जेनेरिक ड्रग्स शुड नॉट बी पुट एट रिस्क। अभी इसमें ये आर्टिकल क्या है? देखो इंडिया है ना जो सस्ते मेडिसिन्स प्रोवाइड करने के लिए, जेनेरिक ड्रग्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत फेमस है। तो इंडिया का जो मेडिसिन है ग्लोबल लेवल पर जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में क्या हुआ जैसे गाम्बिया में, उज़्बेकिस्तान में, कैमरून में कई सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। ये था किस लिए? क्योंकि बच्चों ने सिरप पी लिया था, कफ सिरप और वो कफ सिरप जो है उसमें कुछ अनडिज़ायर्ड लेवल ऑफ जो केमिकल्स थे जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदायक थे। इसी तरह से अभी ये एक न्यूज़ आ रही है कि एक ओपियाइड जो दवाई है उसकी मिक्सचर पाए गए हैं जो कि जिनकी परमिशन नहीं थी या जो कि अलाउड नहीं है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो कि हमारे लिए एक प्राइड की चीज़ भी है। लेकिन उसमें क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और पिछले कुछ समय से ये मुद्दा बार-बार निकल के आ रहा है। भारत सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए क्योंकि
ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है, हमारे इंडस्ट्रीज़ की रेपुटेशन का सवाल है। तो ये भी अच्छा आर्टिकल है। नॉट बिज़नेस एज़ यूजुअल, द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। न्यू डायरेक्शन, अभी जर्मनी में इलेक्शन हुए, नए चांसलर चुने गए हैं। तो हालाँकि अभी वो चुने नहीं नहीं गए हैं, औपचारिक तौर पर अभी उनको शपथ नहीं दिलाई गई है, लेकिन अब ये लगभग तय है कि वही चांसलर बनेंगे, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फेंसिंग आउट इंटरफेथ रिलेशनशिप्स इन न्यू इंडिया, जनवरी में 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आया था और उस यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में इंटरफ़ेथ रिलेशन के लिए और लिव इन रिलेशनशिप के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए नए-नए रूल्स लाए गए थे। उसपे ये आर्टिकल लिखा गया है। अब इस पर इस तरह के आर्टिकल्स रोज़ आते रहेंगे, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, इनको पढ़ना चाहिए। सबसे पहला तो ये नॉट बिज़नेस एज़ यूजुअल और ये दोनों अच्छे आर्टिकल्स हैं, इनको पढ़ना चाहिए, यहाँ से नोट्स बनाने चाहिए। फिर आते हैं ओपिनियन पेज पे, यूजीसी का मैंडेट, इसको लेकर के पिछले काफ़ी समय से न्यूज़ में है। साउथ के स्टेट्स खास तौर पे केरल और तमिलनाडु, ये इस बात का विरोध कर रहे हैं और उसी पे रिलेटेड ये आर्टिकल है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। ये लाइन एक न्यूज़ एक लाइन में जानने की। बीएसएनएल हैज़ टर्न्ड अ प्रॉफिट बट हैज़ नॉट बिकम प्रॉफिटेबल। पिछले 17 सालों से बीएसएनएल लगातार घाटे में चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएसएनएल थोड़ा-सा प्रॉफिट में आया है। तो उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया कि बीएसएनएल प्रॉफिट में तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है। बीएसएनएल का जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट कटिंग की वजह से आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सर्विसेज़ में बहुत कोई खास एक्सपेंशन हुआ है। उनका जो इनकम फ्लो है, कैश फ्लो है, वो बढ़ गया है। तो बीएसएनएल प्रॉफिटेबल हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी बीएसएनएल को लेकर के चिंताएँ हैं। अभी भी ये बहुत अच्छे से काम कर नहीं रहा है। हालाँकि 17 सालों में पहली बार प्रॉफ़िटेबल हुआ है, तो यही अपने आप में एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है? याद रखना है एक लाइन में कि 17 सालों में पहली बार प्रॉफ़िटेबल हुआ है। कहीं किसी विंडे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। फिर आते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे। पायलट्स को कितने घंटे की छुट्टी मिलनी चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट का जो न्यूज़ था कि अभी तक 36 मिलता था, अब 48 मिलना चाहिए, वही न्यूज़ है। अब ये उसी को बहुत डिटेल में कवर करेंगे कि पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट क्यों चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है कि प्लेन उड़ाना कोई वो ऐसा काम नहीं, मेंटली टैक्सिंग काम है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है और इन्वॉल्व रहने की वजह से थकान भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब थकान ज़्यादा लगेगी तो रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए। तो अब उसी की पूरी कवरेज है और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। सर्विलांस कैपिटलिज्म, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम में इसको यूज़ किया जाना चाहिए। इससे मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है? ना सिर्फ यूज़ किया जाना चाहिए बल्कि हाइलाइट भी किया जाना चाहिए। सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या होता है? देखो, जैसे आप होता है ना कि आपको कहीं जाना है, शादी में जाना है और आप बात कर रहे हो किसी से कि ये इस टाइप का ज्वेलरी लेना है, इस टाइप के कपड़े लेना है, ये करना है, वो करना है। पता चलता है कि अगले दिन आपके फीड में उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आपको नया फ़ोन लेना है, आपने चैट पे किसी से बात किया या आपने एक बार सर्च किया, आपने इंस्टा पे सर्च किया और उसी के बाद फिर पता चला कि आपके पूरे फ़ीड में बस वही-वही चीज़ें आ रही हैं। अब सर्विलांस कैपिटलिज़्म क्या है? ये तो वही चीज़ कि आपने सर्च किया, आपने किसी से बात किया, आप चैट कर रहे हो, मान लो कि आप अपने दोस्त से चैट कर रहे हो कि यार मेरा फ़ोन टूट गया, मुझे फ़ोन चाहिए या मुझे एक नए जूते लेने हैं या मुझे एक नई बाइक लेनी है या कुछ और एक लैपटॉप लेना है, फ़ोन लेना है और उसके बाद से पता चला कि अगले ही शाम से सेम जैसे आपके फ़ीड में उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आने लगे। अब ये कैसे हो रहा है? ये इस तरह से हो रहा है कि या तो आपकी चैट्स को वहाँ पे कोई पढ़ रहा है और उसके बेसिस पे आपको आपको ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। तो यही सर्विलांस का मतलब ये है कि जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है और उस निगरानी के बेसिस पर आपको चीज़ें बेचने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? तो यही सर्विलांस कैपिटलिज़्म क्या है? सर्विलांस कैपिटलिज़्म यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना है कि आपका जो पर्सनल डाटा है, आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है और उसके बेसिस पर आपको चीज़ें बेचने की कोशिश की जा रही है। आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो सर्विलांस कैपिटलिज़्म ये एक वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम वगैरह में इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है? इसमें वही सारी चीज़ें हैं, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक अभी जितना मैंने बता दिया बस उतना ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में ऐसे ही यूज़ कर लेना है। फिर आते हैं बिज़नेस पेज पे, तो इंडिसेस फॉल टू 8 मंथ लो ऑन यूएस ग्रोथ कंसर्न्स। अमेरिका में जो मसला चल रहा है और ग्लोबल लेवल पर जो मसला मसला चल रहा है, उसकी वजह से जो इंडिसेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी, ये 8 महीने के लो लेवल पर है। पिछले काफ़ी दिनों से ये लगातार गिरते ही जा रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ है, बस अब इसको पूरा पढ़ना नहीं है। बस इतने एक लाइन में जान लिया कि 8 मंथ लो पे है और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल एक कवरेज मैं किया भी था, क्यों गिर रहा है शेयर बाज़ार? इससे रिलेटेड वो वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन टेक इंडस्ट्री रेवेन्यू प्रोजेक्टेड टू ग्रो 5.1% इवन एज़ जॉब लॉसेस कंसर्न्स परसिस्ट, ठीक है? इंडियन जो कंपनीज़ हैं, उनका रेवेन्यू तो बढ़ेगा यानी उनका मुनाफ़ा तो बढ़ेगा, लेकिन जॉब
को लेकर के कोई बहुत सकारात्मक संदेश नहीं है, खास तौर पे इस वजह से क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई सारी नौकरियाँ जाएँगी, तो ये माना जा रहा है कि या तो नौकरियाँ उसी लेवल पर रहेंगी जितनी हैं या और घट जाएँगी। हालाँकि कंपनियों का मुनाफ़ा बढ़ेगा लेकिन इससे जॉब में कोई बहुत खास बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, इंडिसेस घट रहे हैं, 8 महीने के निचले स्तर पे हैं। इसके अलावा इंडिया की टेक इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, लेकिन नौकरी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा जॉब नहीं बढ़ेगी। तो ये थी बिज़नेस पेज की न्यूज़। इंडिया एंड ब्रिटेन रीस्टार्ट टॉक ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर पिछले बहुत समय से बातें चल रही थी। कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा था और उसको कुछ समय के लिए होल्ड पे रख दिया गया था। लेकिन अभी दोबारा से उसको स्टार्ट करने की बात हो रही है। इसके अलावा एक ये न्यूज़ अ, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में कुछ एग्ज़ाम्पल्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक टाइगर रिज़र्व में हम लोगों ने देखा था कि पोचिंग को कैसे कम किया गया है और जो मेडिसिन्स की टेस्टिंग होती है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ होता है। अभी यहाँ पे एक ये न्यूज़ है दरअसल हुआ ये कि सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और बाद में फिर ट्वीट मतलब एक्स अब जो एक्स हो गया और उसके बाद इलॉन मस्क ने भी उसको रीट्वीट किया। तो एक ये महाराष्ट्र का एक एरिया है बारामती, बारामती स्पॉटलाइट में आ गया। इन्होंने यहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है और उसका यूज़ करने से क्या हो रहा है कि जो वेस्टेज है, उसमें कमी आई है, पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज में कमी आई है। जो पानी ये लोग देते थे उसमें वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हुआ है, सीड्स जो देते हैं वो सारा कुछ ऑप्टिमाइज़ हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे इस्तेमाल हो सकता है एआई का ये एक इससे एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की एक लिस्ट बनाते जानी है। कहाँ-कहाँ पे इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो सकता है और इसके नेगेटिव्स क्या हैं। एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत काम आएँगी और इस तरह के पॉइंट्स लिखने से जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया तो इससे मार्क्स वो बहुत बढ़ते हैं, इस तरह क सर्विलांस कैपिटलिज़्म हो गया। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने से, इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करने से एग्ज़ाम में नंबर बहुत बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको नोट कर लेना है, फिर आते हैं बिज़नेस पेज पे। तो ये एक न्यूज़ है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब कवरेज है तो मैं आपको बता देता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक की जो रेटिंग है, उसको मूडीज़ ने पहले ट्रिपल बी माइनस था, बीबीबी माइनस, ठीक है? ये रेटिंग्स होती है। मोदी क्या है, मूडी ये रेटिंग एजेंसी है, तो इसने पहले कोटक महिंद्रा बैंक की रेटिंग को ये कर रखा था, लेकिन अभी ट्रिपल बी कर दिया, यानी कि अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड करने का मतलब क्या है? अब इनका मानना है कि हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक की जो पहले सिचुएशन थी, अब उससे ज़्यादा बेटर है। अच्छा, मूडीज़ ने इसका ये रेटिंग बढ़ाया क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? दरअसल हुआ ये था कि 2 साल पहले आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा दिए थे? कि अब ये लेंडिंग नहीं करेंगे कुछ समय तक के लिए और नहीं मतलब नए अकाउंट्स नहीं खोलेंगे, लेंडिंग तो कर ही रहे थे, बैंक का तो काम ही है। नए अकाउंट्स नहीं खोलेंगे और क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करेंगे। तो ये कुछ कुछ कंसर्न्स थे कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के, उन्हें ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये सारे रेगुलेशंस दिए थे। लेकिन अब उनका मानना है कि वो परिस्थितियाँ नहीं रहीं और कोटक महिंद्रा बैंक को अब एक्सपेंशन करना चाहिए, नए लोगों को नए खाते खोलने चाहिए, नए क्रेडिट कार्ड इश्यू करने चाहिए। तो जब आरबीआई ने अपना जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया तो मूडीज़ ने भी कोटक महिंद्रा बैंक की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। बस इतनी सी न्यूज़ है। ये एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बस ऐसा ही जानने के लिए मैंने आपको बता दिया। अ, एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या करती है? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अभी तो क्या है हम लोग अपने यहाँ राउटर और ये सारा कुछ लगाते हैं, ठीक है? स्टारलिंक क्या करेगी? यहाँ पे सैटेलाइट्स होंगे स्पेस में और यहाँ पे आपका रिसीवर होगा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे अ, ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट होगा। तो स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है। इसके अलावा इंडिया की भी कई कंपनीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं। जियो भी काम कर रही है, एयरटेल भी काम कर रही है। इसके अलावा जेफ बेजोस हैं, जेफ बेजोस की कंपनी है प्रोजेक्ट कूपर। तो ये इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज़ प्रोवाइड करने पे काम करते हैं। इसके अलावा चाइना की भी कई सारी कंपनीज़ हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो स्टेट बैक्ड हैं यानी कि जो चीन की सरकार है वो उनका समर्थन करती है, वो उनको फ़ेवर करती है। तो ऐसी कंपनी से एलन मस्क को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है। फिलहाल हमें यही ध्यान रखना क्या है, ये सारे क्या काम कर रहे हैं, ये सैटेलाइट बेस्ड अ इंटरनेट सर्विसेज़ प्रोवाइड करने पे काम कर रहे हैं। तो ये हुआ एक न्यूज़। इसके बाद जब आते हैं पेज नंबर 14 पे तो वर्ल्ड न्यूज़ कुछ भी ख़ास नहीं है। जर्मनी में इलेक्शंस हुए हैं तो जर्मनी के इलेक्शन में फ्रेडरिक मर्ज जो कि थोड़ा-सा राइट विंग पार्टी के हैं इनको जीत मिली है। उसी से रिलेटेड ये कवरेज है, अब ये चलता रहेगा। ट्रम्प और पुतिन के बीच में बात चलती रह रही है क्योंकि शायद अब ये डील हो जाएगा उनके बीच में कुछ और जो यूक्रेन अपने मिनरल रिसोर्सेज की एक्सेस अमेरिका को देगा, उससे रिलेटेड न्यूज़ हमने आज सुबह देख ही लिया, इसी इसी सेम न्यूज़पेपर में। अब जब आगे चलते हैं, तो एक ये न्यूज़ है बांग्लादेश से, बांग्लादेश के जो एयर फ़ोर्स स्टेशन है, कॉक्स बाज़ार में, वहाँ पे जो लोकल रेज़िडेंट्स हैं, उन्होंने एयर फ़ोर्स स्टेशन को अटैक किया। तो ये एक न्यूज़ है कि
बांग्लादेश में स्थिति अभी भी सुधर नहीं रही है। ये एक लाइन में बस न्यूज़ याद रखना है। न्यूज़ इन डेवलपमेंट एज़ सच कुछ इसमें ख़ास है नहीं। फिर ये एक न्यूज़ है पेज नंबर 15 पे, ट्रम्प जो है ना, अब ये अपने सारे पॉलिसी में बड़े चेंजेज़ ला रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि जिस तरह से ट्रम्प अपने पॉलिसी रिलेटेड चेंजेज़ ला रहे हैं, उससे क्या ताइवान ताइवान पर क्या असर होगा? ठीक है, यूक्रेन पर जैसा कि इन्होंने यू टर्न मारा और इसके पहले वाला जो इनका टर्म था, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने, इसके पहले जब ये थे तब ये ताइवान के बहुत फ़ेवर में रहते थे, लेकिन अभी ये जब नई अगली बार चुन के आए हैं, तो इन्होंने ताइवान को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया है और बिज़नेसमैन आदमी है तो इनको हर जगह पैसा ही चाहिए होता है। यूक्रेन से भी इन्होंने पैसा माँगा और ताइवान से भी यही कहते हैं कि हम अगर आपको मिलिट्री डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले आपको हमें पैसा देना चाहिए। हम जो आपको मिलिट्री एड प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले हमें कुछ तो मिलना चाहिए। तो यही जो ट्रम्प की अपनी पॉलिसीज़ हैं, अब ये यूक्रेन का मसला तो चल ही रहा है। इसी तरह से हमास और गाज़ा के मसले पर भी ट्रम्प कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा अब्रप्ट किस्म का करेंगे और ताइवान को लेकर के फिर एक संकट उभर आता है कि क्या चीन कभी ताइवान पर अटैक करेगा तो अमेरिका ताइवान की हेल्प करेगा भी या नहीं? तो ये था वर्ल्ड पेज। इस पेज जितनी न्यूज़ थी हमने देख लिया। स्पोर्ट्स पेज में कुछ भी ख़ास नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, पाकिस्तान में होस्ट किया जा रहा है लगभग 28-30 साल बाद। लगभग 28 साल बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान बाहर ही हो गया है। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो ये वाली न्यूज़ है, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि केरल रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुँचा है। कल से रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। कौन-सी 2 टीमें खेल रही हैं? एक तो केरल है, दूसरी है विदर्भ, ठीक है? जैसे विदर्भ कहाँ की टीम है? गुजरात की। विदर्भ गुजरात की नहीं है, विदर्भ महाराष्ट्र की है दरअसल, ठीक है? तो विदर्भ रीजन की जो टीम है वो अ, केरल के साथ पहुँची है रणजी ट्रॉफी के फाइनल में। अब कौन हारता है, कौन जीतता है, ये सब आने के बाद फिर से देख लिया जाएगा। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये एक लाइन में वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ। जब से ये न्यूज़ आने लगी है तभी से मैं बोल रहा हूँ उसको। इसके अलावा और न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हम कवर कर चुके हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। और अब ये आज का न्यूज़पेपर तो इतना ही था। कल फिर आएँगे 26 फरवरी की न्यूज़पेपर के साथ। त तब तक के लिए गुड बाय।